नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर 7 पर डिफरेंशिएशन। और आज का जो एक्सरसाइज रहेगा वो हमारा हुआ 7.4। ये एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन। आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट पहले समझिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास पड़ा है y इज इक्वल साइन थीटा एंड x इज इक्वल cos square theta. Here two equations are in variable theta. यहां पर दो समीकरण हैं। ये दोनों समीकरण थीटा में परिभाषित है। y is also defined in theta and x is also defined in theta. तो x और y में डायरेक्टली रिलेशन कौन मेंटेन कर रहा है? कौन ऐसी वैल्यू है जो x और y को कनेक्ट कर रहा है? दैट इज थीटा। वो कौन है? थीटा। थीटा के माध्यम से x और y दोनों कनेक्ट हैं। यदि मैं इस थीटा को गायब कर देता हूं तो x और y डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। मैं इस थीटा को गायब कैसे करूंगा? तो ये थीटा को गायब करने का एक तरीका आज अपन इस एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ेंगे। और थीटा जब गायब होगा तो x और y डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर दो अलग अलग चरों को किसी एक अन्य चर के द्वारा कनेक्टिविटी मिलती है तो उस चर को हम प्राचल कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ये प्राचल है। कौन है? थीटा। और इस प्रकार के इस प्राचल का हम जब विलोपन कर देते हैं तब ये x और y दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये थीटा हटने के बाद जो इक्वेशन हमारा बनेगा और थीटा के कारण ये थीटा प्राचल के कारण जो कनेक्टिविटी x और y में आएगी, इस प्रकार के जो इक्वेशंस को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, प्राचल समीकरण कहा जाता है। स्टूडेंट ये तो था इसका शॉर्टली मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोडक्शन दिया है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग राशियां किसी एक अन्य कॉमन राशि के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होती है। डायरेक्टली वो दिखती नहीं है पर इनडायरेक्टली वो कनेक्ट है। सपोज थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ 60 रखा तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। यहाँ 60 रखा तो यहाँ पर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया। तो x और y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था? थीटा पे डिपेंड कर रहा था। जैसे थीटा चेंज होगा x और y भी चेंज होंगे, यानी x और y में बदलाव आता है पर किस एक कॉमन वैल्यू के कारण आता है? थीटा के कारण आता है। ये स्टूडेंट अपना आज का क्या था टॉपिक जो अपन स्टार्ट करें उसके बारे में आपको छोटा सा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। आइए अब मैं 7.4 के डाउट्स पे ले चलता हूं। एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, सबको ढंग से पढ़ें, डेली देखें। और यदि कोई स्टूडेंट यूट्यूब पर देखता है, ऐप पे नहीं देखता है, तो उनसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल करके या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करें कि सर हम रोजाना देखते हैं, डेली देखते हैं, पर यूट्यूब पे देखते हैं। क्योंकि जो ऐप पे देखते हैं उनकी डिटेल तो हमें मिलती है पर यूट्यूब वालों की डिटेल नहीं मिलती। तो आप कंफर्म करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और एक मैं आपको भी बता दूं कि नोट कर ले इसको, 25 अप्रैल सैटरडे 25 अप्रैल है
और वो रहेगा डे सैटरडे रहेगा। उस दिन हमारा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा? ऑनलाइन टेस्ट। और टाइमिंग उसका आपको अभी आप नोटिफिकेशन में आ जाएगा, बट नियर अबाउट मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं कि हाफ आवर 30 मिनट्स के दोनों होंगे, और दोनों का टाइम 30 मिनट्स है, और इंग्लिश का भी और मैथ का भी। और दूसरी बात बताना चाहूंगा आपको मैं कि ये MCQ टाइप का या फिर यस या नो में जवाब देने वाले क्वेश्चंस का होगा। आपको टाइमली सबमिट करना है, जितना टाइम होगा उतनी देर के लिए आपके पास पेपर खुलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जो आप आंसर देंगे उनका रिजल्ट आपको तुरंत नेक्स्ट डे मंडे को आपको डिस्क्लोज हो जाएगा किसका कितना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। यदि हम इसमें बढ़िया से सक्सेस होते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम सारे और सब्जेक्ट का रखेंगे। और इससे देखो टेस्ट, हमें एक दिन हमारी क्लास मिस हो सकती है पर हमें टेस्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि टेस्ट देने से ही पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं तो उसमें सुधार करने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है, उसमें इंप्रूवमेंट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, इसका जजमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या तो सीखें और क्या छोड़। तो इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अगेन कि आप सभी मैक्सिमम नंबर में वीडियोस देखें और इस टेस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं तो कह रहा हूं 101% स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेस करें। एक जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बट आपके टच में वो स्टूडेंट जो वीडियो नहीं देख रहे हैं या जिनके पास इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, उनको भी आप रिक्वेस्ट करें, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी इसका बेनिफिट बताएं कि देखो मैं इतने दिन से लगातार देख रहा हूं तो मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, और उनको इंकरेज करें। ये मेरी आप सबसे और रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू। अब मैं टॉपिक पे चलता हूं, ये आप एक बार नोट कर ले इस तरह से। 25 अप्रैल सैटरडे रहेगा, इंग्लिश और हिंदी का ऑनलाइन MCQ मल्टीपल चॉइस, ऐसे वाले बोलते हैं, और यस और नो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट का टाइम होगा और दोनों सब्जेक्ट का होगा इस बार, और नेक्स्ट टाइम फिर बाकी पांचों विषय का करेंगे। थैंक यू। आइए आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशंस और उनको कैसे सोल्व करते हैं। इसका मैं टेक्स्ट में भी इसका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है टेस्ट का, तो टेक्स्ट में भी आपको आज या कल तक सेंड कर दूंगा मैं, आप उसको देखें। आइए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 7.4 का। फर्स्ट, x is equal a sec t and y is equal b tan t। ये दो इक्वेशन है, इसमें प्राचल कौन है? t है। t के कारण दोनों कनेक्ट है, जैसे वहां पर थीटा के कारण दोनों कनेक्ट। अब हमें यहाँ प्राचल का विलोपन करना है और x और y को डायरेक्टली कनेक्ट एक दूसरे पे डिपेंड करके दिखाना है। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लिया, आप कहेंगे बिकॉज x इज इक्वल a sec t, देन तब हम t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि जिस चर में फलन परिभाषित होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। बाय द वे कभी ऐसा कहा जाए कि साहब यहाँ t के रूप में परिभाषित है और उसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल, बट ये हमें गिवन होता है कि ऐसा हमें करना है। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे चल रहा है हमारा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx by dt
इज इक्वल, ए क्या है, कोफिशिएंट गुणांक है, पढ़ा रहेगा। सेक का होता है स्टूडेंट सेक टी इंटू 10, ओके। अब टी का होगा तो टी के सापेक्ष टी का अवकलज 1 होता है। चाहो तो इसको लिखो या नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें आप। फिर आप दूसरी बार लें कि y इज इक्वल है b tan t, वो t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी टी इज इक्वल b गुणांक का पड़ा रहेगा, tan का होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर t, और t का t के सापेक्ष tan का हो गया sec स्क्वायर, आगे जो पड़ा वो रहेगा ही, फिर आगे कौन पड़ा t का होगा तो 1 होगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समीकरण संख्या 2, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने का, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर, भाग लगाने पर 2 है स्टूडेंट dy बाई डी टी, 1 है dx बाई डी टी। dy बाई डी टी था स्टूडेंट b sec स्क्वायर टी, और ये था a sec t इंटू 10। देखना dt से dt कैंसिल हो गया, इधर इसका रिजल्ट आया dy बाई dx, इधर इस 1 से 1 से ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 1 स्क्वायर, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 से 1 बचेगा, तो b ऊपर पड़ा ही है, ऊपर से 1 बच गया तो ये लिख दिया मैंने sec t, ओके। नीचे a पढ़ा ही था, sec तो कैंसिल हो गया, इससे क्या बचा tan, tan को स्टूडेंट हम मैं लिख देता हूं sin बाई कोस, sin बटे कोस, बटे में बटा रहता है नहीं, कहाँ जाएगा ऊपर, इंटू में आ गया हमारे पास में कोस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, सूत्र होता है कि sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो ऊपर इस sec थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1, थीटा की जगह t आ गया, और क्या फर्क पड़ा, x आ जाए, दोनों में समान होना चाहिए, तो ऊपर हो गया b, नीचे a पड़ा है और ये साइन t भी पड़ा है। तो स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूंगा आपको, इसके ऊपर मैं 1 लगा लेता हूं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, b का b होगा, 1 बड़ा साइन क्या होता है cos 1 होता है, 1 बड़ा साइन क्या होता है cos 1, रिजल्ट क्या आएगा b बाई a इंटू कोसेक t, ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट है। देखो स्टूडेंट यहाँ पर y सॉरी y और x दोनों डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। ये था हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशंस का अवकलन करना, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस इस प्रकार था। बोर्ड पे एक बार देख ले अच्छे से, समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा। आगे देखिए, मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं, उसको आप इसको उतार लें, देख लें। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करने की कोई बात नहीं है, फर्क पड़ता है तो कॉन्सेप्ट का पड़ता है। यदि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया है तो उसको 2 सवाल निकालने पर भी पूरे चैप्टर का, पूरे एक्सरसाइज का मीनिंग पता चल जाएगा। और यदि कॉन्सेप्ट हमारा समझ में नहीं आया है, कॉन्सेप्ट हमारे पकड़ में नहीं आया है, तो चाहे पूरी एक्सरसाइज के सवाल हम सोल्व कर लें, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा समझने की आप कोशिश करेंगे, और हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, क्या और कैसे हो रहा है, इन दोनों क्वेश्चन का आप जवाब अपने आप से लेंगे। और नहीं मिल पाता है तो आप मेरे से बात करें। आइए नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट सेम एज इट है, ऐसा ही है, आपके कंडे लाइक स्लिप में
नहीं बताऊंगा, आपको दिक्कत हो मुझे कॉल करना। सेकंड मतलब फर्स्ट का सेकंड की बात चल रही थी, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड भी इसी टाइप का है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ले चलता हूं थर्ड के फर्स्ट में, आ जाइए थर्ड के फर्स्ट में। स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये नहीं कि मैं आपको ये सवाल बताना नहीं चाह रहा, ये है कि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं सारे सवाल बोर्ड पे उतारता हूँ, आप रफ में उतारते हैं, फिर आप फेर में उतार लेते हैं। वही नकल करने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा कॉन्सेप्ट जब आप सीख जाओगे अच्छी तरह से, तब बहुत खुशी होगी और उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार होगा। ये एक्स इक्वल था y इज इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहां फर्स्ट को ले लेंगे थीटा के सापेक्ष, यहां थीटा के रूप में सवाल परिभाषित है, इसलिए थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dx बाई डी थीटा इज इक्वल कोस का माइनस साइन होता है। ये कोस का होगा पहले तो माइनस साइन होगा, इसलिए प्लस का साइन बन जाएगा स्टूडेंट। आगे 2 थीटा, तो 2 थीटा यानी जो आगे पढ़ा है वो पढ़ा रहेगा, उसका कोई लेन देन नहीं है। पहले कोस का होना है, फिर 2 थीटा का होना है, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा और 2 गुणा में आएगा। आप चाहो तो इसका रिजल्ट एक वाली देता हूं, रिजल्ट आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें और आप सेकंड लेते हैं। हम सेकंड था इसका, ये पढ़ा था y इज इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में बोथ साइड को डिफरेंशिएट करने पर dy बाई डी थीटा इज इक्वल साइन का स्टूडेंट कोस होता है और माइनस ये साइन है, साइन का कोस ही होगा। आगे 2 थीटा पड़ा रहेगा, फिर 2 थीटा का होगा तो इंटू में 2 आ जाएगा और 2 में यहां लिख देता। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 2 में एक का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए तो ऊपर रहना चाहिए, यानी समीकरण 2 ऊपर रहेगा, समीकरण 1 नीचे रहेगा। समीकरण 2 में एक का भाग लगाने पर सेम भाषा रहेगी, समीकरण 2 में एक का भाग लगाने पर सॉरी भाग लगाने पर ये हुआ। इस तरह लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, यहां पर डी थीटा आ जाएगा, फिर ये कंप्लीट dx बाई डी थीटा हो जाएगा। इजिकल पढ़ाई है, ये हमारे पास वैल्यू था इक्वेशन फर्स्ट का cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई, ये था हमारे पास में 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, हम इसे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग सकता है, यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। हम आगे सोल्व करना हमारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि हमें कितने सूत्र वगैरह याद है, कितना अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि dy बाई dx तो आ चुका है, इसको सरलतम रूप में लाने का काम आगे चलेगा। वो हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, कि हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा उसको सोल्व कर पाते हैं। आइए cos थीटा पढ़ा देता हूं, माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक बार इसको इतना छोड़कर हम पहले नीचे वाले को लिख लें, इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा क्या करना है हमें। बाकी आप लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
ओके स्टूडेंट्स, नीचे 2 पढ़ा था। साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऑलरेडी यहां पर पढ़ा था। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, इसको हम हल करेंगे तो ब्रेसिस यहाँ हटाएंगे तो इस माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। यहां देखिए ये क्या बन रहा है हमारे पास में, ये जो बन गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस 1 बन जाएगा। आइए लेता हूं मैं सॉरी, ये बन गया हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, पता है ना आपको, ये 1 प्लस ये हो गया cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। ओके, और नेक्स्ट ये हमारा नीचे वाला था, यहां से क्या कॉमन लिया मैंने, साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास में, अंदर बच गया 4 cos थीटा और माइनस 1, 4 cos थीटा माइनस 1, ये यहां पर आ जाएगा, ये वैल्यू यहां पर बनेगी। कैसे बन रही जरा देखना वापस से, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, माइनस का cos थीटा कॉमन ले लूंगा तो आएगा 4 cos थीटा और माइनस 1 बनेगा, जो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको और आगे अपन सोल्व करते जाएंगे। कल भी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर मैंने जो सवाल किया उसका आंसर डायरेक्टली सेक थीटा आया, सेक एक्स आया, बट आपने जो बोर्ड पे वीडियो में सवाल किया उसका आंसर कुछ और आ रहा है। स्टूडेंट हमेशा आंसर कभी भी गलत नहीं होता, अवकलन और समाकलन में दिए गए प्रत्येक फलन का उचित विधि द्वारा समाकलन और अवकलन होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। आंसर सब सेम होते हैं, मैंने जो आंसर निकाल के रखा उसको 2 स्टेप आगे सोल्व करेंगे तो सेम टू सेम जो बुक में आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, बट हमारा उद्देश्य प्रत्येक फलन का उचित विधि और उचित नियमों के अनुसार समाकलन और अवकलन करना, ये काम हो जाना चाहिए। यदि आपको दिया जाए कि ये लाना है तब तो चाहे कुछ भी करो वो आना ही चाहिए, बट ये नहीं दिया हो कि आपको ये लाना है या ये सिद्ध करना, ये नहीं दिया हो तो आप अपने हिसाब से जो विधि उचित लगे, जिस फॉर्म में उचित लगे वहां तक लाकर उसे छोड़ सकते हो, जितना सरलतम कर सकते हो करना चाहिए। आगे हम कोशिश करें, आगे सरल हो जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया से। तो ये हमारा सवाल था। मेरा अभी आज का टॉपिक क्या है, आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना, बाकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का हमारा मैथमेटिकल हमारी एबिलिटी है, हमारा कॉन्सेप्ट है, कितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए क्या हो रहा है। आप देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट डाउट है हमारा, मैंने थर्ड का फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया है, अब थर्ड का सेकंड एज इट है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फोर्थ थोड़ा सा, फोर्थ का फर्स्ट बहुत शानदार सवाल है, लगता है बहुत बड़ा है पर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि सवाल लंबा हो सकता है, लंबा होना कोई हार्ड सवाल होने की पहचान नहीं है। सवाल के लंबा होने में हमारा इंटीग्रल में एक सवाल आएगा कि लोग 1 माइनस cos x या 1 प्लस cos x, इसको सोल्व करते हैं तो इतना लंबा चलता है कि 2 से 2.5 पेज फिलअप हो जाते हैं। इसका मीनिंग नहीं कि वो हार्ड है, उसमें सारे हर तरह के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और हमारे दिमाग का पूरा वहां पर एग्जामिनेशन हो जाता है, जजमेंट हो जाता है कि बच्चों को कितने कॉन्सेप्ट याद है। तो इस तरह सवाल बड़ा होना कोई हार्ड होने का प्रतीक नहीं है। सवाल में कॉन्सेप्ट यदि मैच नहीं हो रहे हैं, सवाल यदि कहीं ना कहीं से इस प्रकार की प्रॉपर्टी ला के यूज करनी पड़ रही है जो वहां पर कोई लिंक नहीं बना रही, तब जाके सवाल हार्ड होता है। बाकी यदि लिंक हो रहा है आगे से आगे, प्रॉपर्टी में याद आ रही है, प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए मैं फोर्थ के फर्स्ट में आपको ले चलता हूं, फोर्थ का फर्स्ट, आराम से देखिए सवाल क्या है। सवाल है साइन क्यूब टी बाई साइन क्यूब टी बाई रूट कॉस 2 एंड y का वैल्यू था मेरे ख्याल से cos होगा ऊपर, cos क्यूब टी बाई रूट cos 2t, हर दोनों के समान है, हर दोनों के समान है।
सिर्फ अंश में ही अंतर है। काम वही करेंगे, मैं पहले इसको ले लूंगा, सवाल ही पढ़ा ही, इधर शायद ए नहीं एक्स है, सॉरी एक्स ही, आ जाइए, वो लिखूंगा मैं सवाल टी के पदों में, तो टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने, तो इधर हो गया dx बाई डी टी इज इक्वल अंश बटे हर, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं क्योंकि अंश बटे हर में अंश को लिखने और हर को लिखने के लिए थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। यह आराम से लंबी सी लाइन लगाइए, धैर्य के साथ बैठिए, बहुत शानदार है, इजी है। अंश बटा हर, ये तो अंश है, ये हर है, याद रखना सूत्र होता है, मैं बोल रहा हूं रिदम में याद रखो, आराम से याद हो जाएगा। एक बार बोलूंगा मैं, हर गुणा अंश का अवकलज, हर गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज बटे हर का स्क्वायर। पहले हर जैसा है वैसा का वैसा उतार दिया जाता है, हर गुणा अंश का अवकलज, इसका अवकलन करके लिखूंगा मैं। अवकलन क्या होगा देखना है, यहाँ पर किसी को दिक्कत हो समझाओ तो मैं पहले से अलग से, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से अलग से देख लो, साइन क्यूब टी है, पहले घात का होता है तो घात गुणा में आ जाती है, यहाँ आ गई 3 आ गई, और एक घात कम हो जाएगी, कितनी हो गई 2, अभी तो घात का हुआ है, फिर घात जिस पर थी, किस पर थी, साइन पर थी, अब साइन का होगा, साइन का क्या होता है, कोस होता है, आगे क्या पड़ा था टी, अब किसका होगा, टी का होगा, टी का टी के सापेक्ष क्या होगा 1, पहले घात का होगा, घात पहले गुणा में आएगी, फिर एक घात कम हो जाएगी, अब घात किस पर थी, साइन पर थी, साइन का होगा, साइन में क्या होता है कोस, और फिर आगे क्या था टी, टी का क्या होगा 1, टी का टी के सापेक्ष 1, मैंने बताया था किसी भी चर का खुद के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, टी का टी के सापेक्ष 1, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1। आगे आगे बढ़ता हूं, ये यहां से रीच करता हूं, चलिए आराम से देखिए, हर गुणा अंश का अवकलज, अभी ऊपर लिखा था मैंने, फिर आप समझ लो, घात पहले आ गई, एक घात कम हो गई, फिर जिस पर घात थी उसका होगा, घात किस पर थी, साइन पर थी। अब आगे देखते हैं हम इसको, माइनस क्या हो गया, माइनस अंश गुणा हर का अवकलज, अंश गुणा हर का अवकलज, अंश कौन है साइन क्यूब टी, हर कौन है देखना, रूट के अंदर कोस टू टी, सिंपल सी बात है, रूट का करना है, 1/2 गुणा खुद, लिखता हूं वही देखना, 1/2 गुणा खुद, हो गया, ये तो हुआ किसका रूट का, रूट के अंदर क्या पड़ा कुछ पड़ा उससे मतलब नहीं, रूट का अवकलन होता है 1/2 गुणा खुद। अब नंबर आएगा कि खुद कौन है, खुद यानी अंदर क्या पड़ा उसको देखो, अंदर कोस 2t पड़ा, तो पहले कोस का होगा, कोस का होता है माइनस साइन, और आगे x पड़ा तो x आ जाएगा, t पड़ा तो t, थीटा तो थीटा, यानी एक बार में एक ही पद का, एक ही फंक्शन का अवकलन होता है, पहले कोस का होगा फिर 2t का होगा, 2t का हुआ तो गुणा में आ गया 2। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं। वापस बोलता हूं, देखना मिलाना, ये अंश है ये हर है, हर गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश ये पड़ा गुणा हर का अवकलज बटे हर का स्क्वायर, हर के ऊपर रूट था, स्क्वायर क्या तो रूट का निशान हट गया। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं मैं, जरा यही समझ लीजिए आप, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, दिख रहा होगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। साइन 2t को खोल दूंगा मैं, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कोस x खोल के लिखूंगा मैं, जब नीचे वाले स्टेप में यहां पर लिखूंगा, पहले बता दूं समझा दूं आपको। एक काम और करूंगा मैं, ये देखना, ये इसके बट्टे में कुछ नहीं पड़ा, इसकी बात मत करो,
ऊपर ऊपर अंश के यहाँ बटे कुछ नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर इस वाले पद में एक के नीचे रूट कोस 2t बटे में पड़ा है, तो इस बटे वाले को हटाने के लिए क्या लूंगा, लघुत्तम। ये लघुत्तम लूंगा, दो पद है ये पूरा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद। गुरुजी बहुत सारी संख्या लिखी है, दो पद कैसे बोल रहे हो? जब तक प्लस या माइनस नहीं आता पद अलग अलग नहीं माने जाते। गुणा में चाहे पूरा बोर्ड भर दो एक ही पद होगा। यहाँ पर देखो इनके पीछे किसका निशान गुणा ही गुणा चल रहा है, तो यहाँ पे एक पद है, यहाँ माइनस आ गया। अभी कौन सा हो गया, दूसरा पद ये रहा। दूसरे के नीचे क्या पड़ा है, रूट कोस 2t। इसका लघुत्तम लूंगा तो ये इससे गुणा हो जाएगा। जब लघुत्तम लेते हैं जिसके नीचे जो पड़ा है वहां से हट जाता है, जिसके नीचे नहीं है उससे गुणा हो जाता है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 पड़ा था, लिख दिया मैंने। साइन स्क्वायर t पड़ा था, cos t पड़ा था, और ये cos 2t का रूट हट गया। माइनस, यहां देखना मैंने बोला था माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। इसको भी हम हल करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 sin t इंटू cos t। sin t 2 sin t, तो sin t है, इससे गुणा हुआ sin की पावर 4 बना देगा। 2 sin की पावर 4 इंटू cos t। और जो लघुत्तम लिया था वो नीचे आएगा, यहाँ पर इसके पास आएगा। इसके पास आने मतलब ये तो अपने आप में एक घात है, और रूट का मतलब आधी घात आएगी पास में। एक घात और आधी घात, आधार समान हो तो गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है, एक और आधी 1.5 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ये हो गया cos 2t की पावर 3/2। स्टूडेंट ये इसका अभी जो फॉर्म है इसको 1 नंबर समीकरण लगा सकते हैं। थोड़ा एक स्टेप और चाहो तो मैं सोल्व कर दूं, हाँ, क्योंकि जब अपन आगे इसको ले चलेंगे वहां पर भाग लगाएंगे तब भी सोल्व करना पड़ेगा, यही कर देता हूं। आ जाओ 3। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर मैंने बोला ना, ये पूरा एक पहला पद है, ये दूसरा पद है, दोनों में साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉमन आ सकता है। cos t कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर t इंटू cos t, क्या बचा 3 cos 2t। देखो साइन स्क्वायर t को बनाएगा, cos t को बनाएगा, 3 cos 2t को बच के अंदर, प्लस यहां से साइन की पावर 4 थी, 2 ही तो बाहर आई ना, 2 बच गई, ये पूरा बाहर आ गया, 2 पड़ा है, प्लस 2 साइन स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नीचे cos 2t की पावर 3/2 पड़ा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आराम से गौर कर ले, चाहो तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इसको मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेम फर्क क्या पड़ रहा, सुनो मेरी बात, फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ साइन है यहाँ कोस है, तो सिर्फ यहाँ साइन का हुआ था तो यहाँ कोस का करेंगे, इतना तो बताऊंगा। आ जाइए, ये अंश है, ये हर है। सूत्र के अनुसार होता है हर गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज बटे हर का स्क्वायर। ये तो बोला मैंने सूत्र, आपको लिखना है, फेर कॉपी में करते हो तो सूत्र लिखना है, मैंने लिख के बताया आपको। नहीं याद हो तो मुझे और पूछ लेना, किताब में मिल जाएगा। ओके, ये था हर बड़ा है, फिर अंश का अवकलज हो गया, घात पहले आ गई, एक कम हो गई, फिर जिस पर घात थी किस पर थी, साइन पे, उसका हो गया, t का 1 होता है, माइनस अंश, ये बड़ा अंश पूरा लिख दिया, गुणा हर का अवकलज, हर कौन था, रूट में था, रूट का अवकलज हमेशा 1/2 गुणा खुद होता है। अब खुद कौन था, साइन 2t था, साइन का क्या होता है, सॉरी cos 2t था, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, 2t है तो 2t, x है तो x, 1t तो 1t, 4t तो 4t। आगे वाला इसका नहीं, पहले cos का हो रहा, cos का माइनस साइन हो गया, जो पड़ा वो पड़ा। 2t का क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि t का तो क्या होता है 1, और नीचे हर का स्क्वायर, हर पे रूट था तो स्क्वायर करने में रूट का निशान हट गया। फिर इसको मैंने सोल्व कर दिया। ओके, अब जब नेक्स्ट टाइम में जब सेकंड लूंगा, क्या कि y इज इक्वल cos क्यूब t बाई cos 2t, इसका t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये हो गया dy बाई dt, और इसको मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, देखना क्या फर्क है इसमें।
जहां पर को साइन आया वहां क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोस है 3 cos स्क्वायर टी, और कोस का होता है माइनस साइन टी। समझ में आ गया, माइनस साइन टी, cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर टी और माइनस साइन टी, बदल गया। ठीक है, फिर यहाँ आएगा cos क्यूब टी, यहां पर सेम रहेगा ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसमें कोई परिवर्तन, सिर्फ ये इतना सा बदलेगा, सिर्फ इतना पार्ट बदलना ही ये वाला, और कुछ नहीं बदलना है। और यहाँ साइन क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। जब हम कॉमन लेना चाहेंगे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो यहाँ माइनस तो आ चुका है, तो माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर सॉरी माइनस 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी cos 2t एज इट पड़ा रहेगा, प्लस भी आएगा 100, यहाँ पर हमारे पास क्या था 101% प्लस भी आएगा, इसमें कोई एरर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 2 भी आएगा, सेम टू सेम रहेगा, 2 भी आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या था कि cos की पावर 4 हो जाएगी और इंटू साइन टी हो जाएगा। हम जब कॉमन लेंगे तो cos की पावर 2 इंटू साइन टी कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस बचेगा। तो मैं इस स्टेप में आकर लिख रहा हूँ, समझा दिया मैंने, नहीं समझ में आया आपको और तो एक बार फिर से देख लेना, अभी फिर बता दूंगा मैं आपको। और एक बात और कहना कि आप आराम से थोड़ा सा धैर्य के साथ देखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। माइनस थोड़ी जगह कम पड़ेगी, मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ या इसको इधर ले आता हूँ, फिर वीडियो के बाहर चला जाएगा तो लिखने का मतलब नहीं है। ये यहाँ तक तो ये स्टेप पूरा हो गया, यहाँ लिखता हूँ मैं dy बाई डी टी। ओके, इज इक्वल आएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ब्रेसिस में -3, और यहाँ पर cos 2t ही बचने वाला है, और प्लस 2 cos स्क्वायर बचने वाला है। ओके, नीचे सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर समान है दोनों का, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। यस, समीकरण 2 में वही भाषा, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर, ये लो भाग लगाने पर, क्या थोड़ा दिख रहा होगा, dy बाई, ये तो लिखना है ऐसे, dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी। आगे जब चलेंगे एक से लिखूंगा मैं, इसके बाद इसको इरेज करके लिखूंगा, ये 2 ऊपर आएगा, समीकरण 2 ये रहा, समझ लो ऊपर कैसे आएगा, दोनों के हर समान है, cos 2 t की पावर 3/2 cos 2 t की पावर 3/2, से दोनों के भाग लगने पर हर तो कैंसिल हो गए। अंश लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर टी साइन टी, ब्रेसिस -3 cos 2t और प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ये लिख दिया मैंने इसका अंश, और हर लिख रहा हूं, तो हर ये पड़ा, ये लिखा जाएगा, सॉरी ये लिखा जाएगा, वो आएगा अपने पास में साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रेसिस 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर। स्टूडेंट जरा देखना, ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, ऊपर बचेगा कोस, नीचे बचेगा साइन। समझ में आ गई? आगे इन सबको अपन सोल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे अभी आपको बताता हूँ। इतना समझ में आ गया, बोर्ड से देख लिया आप। मैं इस पार्ट को जो सवाल है यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। मुझे जगह की जरूरत है तो स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहूँ, इसको भी थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। टॉपिक तो आपने देख लिया, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, प्राचल का विलोपन करके दो चरों को डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा dy बाई dx हो जाएगा। यहां मैंने बोला कि ऊपर कोस बचेगा, कोस t, और नीचे बचेगा साइन t, वो आपको दिख रहा है, आराम से पता लग जाएगा। यहां देखना ऊपर माइनस पड़ा है, कोई बात नहीं, कोस जो 2t पड़ा है इसको लिखूंगा मैं ऊपर के लिए माइनस 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ऊपर प्लस में 2 cos स्क्वायर t ऑलरेडी पड़ा था। स्टूडेंट्स गौर करें, नीचे ये cos 2t था, उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोस में बदला क्योंकि आगे कोस पड़ा था, यहाँ साइन में बदलूंगा क्योंकि इधर साइन पड़ा है, आगे प्लस पड़ा ये। और स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पर क्या था हमारा वैल्यू, यहाँ पर थी नीचे 2 साइन स्क्वायर t, तो लिख दिया वापस 2 साइन स्क्वायर t। ओके, नेक्स्ट स्टेप आएगा dy बाई dx। मैं इसको अभी कैंसिल नहीं करूंगा, यानी इसको कोड नहीं लिखूंगा, कोड लिख नहीं सकते, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं लिखो आप, पर नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा सिंपलेस्ट आंसर आ रहा है इसलिए नहीं लिखूंगा। इसको cos t ही पढ़ा रहने दूंगा और नीचे बाहर sin t ही पढ़ा रहने दूंगा, वैसे पढ़ा ही हमारे पास में। इसको ओपन करता हूँ, माइनस का 6 cos स्क्वायर t, देखो आप जो थोड़ा सा काट के लिख दूं, माइनस के 6 cos स्क्वायर t है और ये प्लस के 2 cos स्क्वायर है, तो माइनस के कितने बच गए 4, ये इससे गुणा हुआ कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये तो गया 3 और वो हो गए माइनस के 4 cos स्क्वायर t। ओके, यहां देखो ये इससे गुणा हुआ 3, माइनस के 6 साइन स्क्वायर t और प्लस के 2 साइन स्क्वायर t, तो माइनस कितने बच गए साहब 4 बच गए, 3 एकम 3, तो यहां लिखूंगा मैं 3 एकम 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर t। थोड़ा आगे जगह पड़ी, जगह कम है यहाँ पर, इसको आगे लिख देता हूं, इसको अंदर ले जाऊंगा, गुणा भी करूंगा। और एक काम और बता दूं आपको मैं, ऊपर वाले अंश में से माइनस कॉमन लूंगा, इसलिए ये 4 cos स्क्वायर पहले आ जाएगा, 3 का चला जाएगा बाहर, माइनस, और ये हो गया हमारे पास में 4 cos क्यूब की, कहां से आया ये cos, इससे गुणा होगा तो 4 cos क्यूब बनेगा, माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस का हो गया, प्लस का पहले लिख दिया, ये cos 3 से गुणा होगा तो 3 cos t, ये प्लस का था, माइनस कॉमन लिया तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 3, ओके, बटे में ऐसा यहां होगा, ये से गुणा होगा तो 3 साइन t, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। स्टूडेंट पता है आपको अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, मुझे ये विश्वास है आपको पता है ये सब चीजें, ये सूत्र होता है cos 3x का यानी cos 3t का, ये होता है sin 3x का यानी sin, ये स्टेप इरेज करता हूं, देख लिया वो आपने इतनी देर में, समझ में आ गया होगा, उतार लिया होगा। और देखो इसको नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx, यहां से माइनस ऊपर वाला सूत्र होता है cos 3t का, नीचे वाला है सूत्र sin 3t का। cos अपन sin क्या होता है कोट होता है, कोट 3t, ये हमारा फाइनल आंसर है, dy बाई dx इज इक्वल माइनस cos कोट 3t। यहाँ पर इसको अपन कोट पहले बना देते तो इस रूप में इस फॉर्म में आंसर नहीं आता, पर आंसर आता उसको सही मानते, कोई गलत नहीं होता। आंसर के बारे में आप चिंता नहीं करें, मेरा एक ही कंसेप्ट है कि सवाल अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन होना चाहिए, प्रत्येक पद का अवकलन होना चाहिए, आंसर पे आप डिपेंड नहीं करें। आंसर मैच नहीं हो रहे तो आप टेंशन में नहीं है, पर आप ये चेक कर ले 2 बार कि हर प्रत्येक पद का अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन अवकलन हो रहा है या नहीं। अब फिर भी आंसर नहीं मिल रहा
कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन रहता है कि आंसर नहीं मिला, मेरे तो अंदर थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क बन रहा है दिमाग में, तो आप मेरे को कॉल कर लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि टेस्ट 25 अप्रैल सैटरडे हिंदी और इंग्लिश और एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स का होगा, 30 मिनट का होगा, 10 मार्क्स का होगा। ओके, तैयारी करें, बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और ये प्रूव करें कि नहीं हम घर बैठे हैं तो क्या हुआ, फिर भी हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।